बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को किताबी ज्ञान से हटकर मैं अपने 44-45 साल के अध्यापन काल के जो अनुभव है उसको मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ। हो सके कि मेरे इस अनुभव से जो कुछ मैं अपना बात बतला रहा हूँ आपके समक्ष, उससे आपको कुछ प्रेरणा मिल सके। इसलिए मैंने आज सोचा कि आज लॉकडाउन की स्थिति में जो आप घर में बैठे हैं, हम यहाँ से तरह तरह के स्टडी मटेरियल्स आपके पास भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। आप पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास भी है और इसका प्रमाण भी मैं देख रहा हूँ। आपके सब रिप्लाई आ रहे हैं, आप वर्क कर कर के हमारे पास भेज रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है। और भी मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे छूटे हुए हैं वो भी जुड़े। आपके अड़ोस पड़ोस अगल बगल जो बच्चे हैं उनको भी आप जिसकी जानकारी दे दें, जो नहीं जिनको जानकारी हो सकी है उनको भी आप बताएं, तो सबको इससे लाभ मिलेगा। सबकी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी, जारी रहेगी। और मैं आज खास करके कुछ मोटिवेशनल बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन में अध्यापन काल में, अध्ययन काल में आपको काम आएगा। तो देखिए, सभी बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं बच्चे, क्लास में शिक्षक की बातें भी सुनते हैं, होमवर्क भी करते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास भी होते हैं। लेकिन खास रूप से देखने को मिलता है कुछ बच्चे पढ़ाई में आगे निकलते चले जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मध्यम क्लास में होते हैं और कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, आगे चल के उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। इस तरह देखने को मिलता है। तो जहां तक मैं अनुभव किया हूं कि इस तरह के विभिन्नताएं पढ़ाई में बच्चों के बीच और इस तरह के ऊंच नीच जो हो जाता है, कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ मिडिल में रहते हैं, कुछ लोग बहुत नीचे स्तर पर चले जाते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं यही अनुभव किया हूं कि बच्चों के सोच पर निर्भर करता है, उनके पढ़ाई लिखाई के दिनचर्या पर इसके स्तर इसका निर्भर करता है। हालांकि इसके बहुत सारे घटक हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण इसका कारक है, वो उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, शिक्षक की बातें सुन रहे हैं, स्कूल आए हैं घर से चलकर, लेकिन उनका दिमाग क्लास में न है, उनका मस्तिष्क जो है कहीं और विचरण कर रहा है। शरीर बैठा है क्लास में, लेकिन उनका दिमाग चल रहा है कहीं दूसरे जगह। हो सकता है कल के फिल्म देख कर आए हों, कल कहीं मेला गए थे और क्लास में बैठ करके उन्हीं सब स्मृतियों को अपने दिमाग में चलाते फिल्म के जैसे और चुपचाप बैठे हैं कक्षा। शिक्षक को लग रहा है कि हमारी बातें सुन रहा है लड़का, हम जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ समझा रहे हैं, हमारे साथ साथ वो फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते। तो जो क्लास में बैठ करके जो बच्चे
शिक्षक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ उनके पढ़ाने के साथ साथ जो उनके दिमाग भी यहीं पर है, वो तो आगे जरूर निकल जाते हैं। और पढ़ाने के समय ही बहुत सारा चीज, मेरा मतलब ये है कि जो बच्चे प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते हैं, यानी कि कक्षा में बैठे हैं, उनका शरीर कक्षा में बैठा है, तो उनका दिमाग भी कक्षा में ही रहना चाहिए, ताकि वो शिक्षक जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, उसको वो साथ साथ सुनते जा रहे हैं, अनुसरण करते जा रहे हैं, तो उनको ये सारी बातें याद हो जाती हैं और बाद में उन्हें उस टॉपिक पर ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जो बच्चे नहीं सुनते हैं, केवल शरीर लेकर के कक्षा में बैठे हैं और दिमाग उनका कहीं दूसरे जगह विचरण कर रहा है, ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे कक्षा में कमजोर पड़ते चले जाते हैं। जहां तक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिभावक लोगों का भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के विषय में, कि बच्चा को पढ़ाई से किस तरह से जोड़े, शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि बच्चा जहां क्लास में बैठा है, हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इसके विषय में भी कुछ करना चाहिए, ताकि वो प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्लास में का सारे बच्चे प्रेजेंट ऑफ माइंड हो जाए। और इससे होगा ये कि शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो सारे चीजों को बच्चे समझते चले जाएंगे। अभिभावक लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चा के अंदर पढ़ाई की भूख जगे, और शिक्षक को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भूख एक ऐसा शब्द है जो अगर किसी को पेट का भूख लगता है तो उसको जो कुछ भी दिया जाता है वो हर चीज को बड़ा आनंद से खाते चला जाता है, अच्छा हो खराब हो सब कुछ, उसको सब चीज में जब भूख लगी रहती है तो माँ बच्चा को चाहे जैसा भी रोटी देगी, भात देगी, चावल देगी, सब चीज बच्चा जल्दी खाएगा और सब में उसको टेस्ट आएगा, आनंद आएगा। लेकिन वही चीज अगर बच्चा को भूख नहीं लगी है तो माँ उसको खाना देती है, चाहे जितना भी अच्छा खाना देती है, बच्चा वो भिनुर किए रहता है, कहता ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो माँ ले आएगी रोटी तो कहेगा कि भात खाएंगे, भात ले आएगी तो कहेगा कि दूध खाएंगे। इस तरीके से वो बहाना बनाते रहेगा, कहने का मतलब उसको खाना नहीं है, बात माँ के बात को टालना। बात सच्चाई यह है कि उसे भूख है ही नहीं। उसी तरीके से अगर हम बच्चा के अंदर अपने व्यवहार से, अपने उपदेश से, अपने कार्यकलाप से बच्चा के अंदर अगर पढ़ाई का भूख जगा दें तो बच्चा हर चीज से सीखेगा, हर चीज से शिक्षा लेने की कोशिश करेगा। क्लास में बैठेगा तो चाहेगा कि हर चीज में जो चीज हमारे शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं बोर्ड पर, हर चीज मैं सीख जाऊं, उसमें से एक शब्द, एक पॉइंट भी मुझसे छूटे नहीं। अगर किसी साथी दोस्त से बात कर रहा है तो उनके बातों से भी वो शिक्षा ग्रहण करेगा और उनके बातों में जो अच्छाई होगी उसको वो अपनाते चला जाएगा, अपने अंदर उतारते जाएगा। किताबें पढ़ेगा तो जी जान से तन मन लगा करके पढ़ेगा, उसमें ध्यान केंद्रित करके पढ़ेगा कि हमें हर चीज याद आ जाए, उसमें का हर चीज मुझे स्मृति में प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से सोच पैदा करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों मेरे, कि सबसे जरूरी चीज यह है कि हम पढ़ाई के प्रति अपने अंदर भूख जगा लें। जब हमारे अंदर भूख जग जाएगा पढ़ाई
बच्चों के अंदर जब भूख जग जाएगी पढ़ाई की तो हर चीज़ वो सीखेंगे। हमारे शिक्षकगण जब क्लास में आते हैं तो आते के साथ बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। आते के साथ चट किताब उठाए या चौक डस्टर उठाए और फटफट ब्लैक बोर्ड पर अपना लिखना शुरू कर दिया। और बच्चों को आते हैं चलो कॉपी निकालो, किताब निकालो, ये पढ़ाना वो पढ़ाना वगैरह वगैरह सब तुरंत पढ़ाई पर आ जाए। जबकि उन्हें पहले कक्षा में आकर के शिक्षक का जहाँ तक एक मैंने महत्वपूर्ण गुण ये है कि सबसे पहले कक्षा में घुसे तो खड़ा होकर के वो अपना दृष्टि चारों तरफ ले जाए। एक एक बच्चा के पास उनकी दृष्टि जानी चाहिए, देखना चाहिए कौन बच्चा किस पोजीशन में बैठा है। उसके बाद से कुछ इस तरह की बातों पर आना चाहिए जो विषय उन्हें पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, भाषा पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है। तो जो विषय उनको पढ़ाना है उस विषय से संबंधित कुछ रोचक बातों को बच्चों के सामने रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा को भूगोल के विषय में जंगल या पहाड़ पढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चों को उससे संबंधित कोई बात बच्चों को सामने किताब से हटकर पाठ से हट करके बोलना चाहिए। जैसे बोलना चाहिए कि बच्चों आप लोग तो समतल क्षेत्र में रहते हैं तो पता नहीं आप लोग पहाड़ के नाम सुने हैं कि नहीं, पहाड़ देखे हैं या न देखे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मैंने तो देखा है सर, किताब में चित्र में देखा है, पहाड़ जंगल भी देखा है। तो इस तरीके से कुछ कह करके पहाड़ के पर आप लोग क्या क्या देखे, जंगल में क्या क्या रहते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि जंगल हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, पहाड़ हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, किस किस दशा में ये पहाड़ का निर्माण हुआ होगा, कैसे हमारा धरती हम जहाँ रह रहे हैं वो समतल है, कहीं ये धरती इतना ऊंचा पहाड़ क्यों हो गया, कहीं क्यों पठार हो गया। इस तरह से रोचक कुछ बातों को आप कहेंगे कक्षा में तो ये बच्चा जो होगा आपकी तरफ मुखातिब हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। वो जहाँ बच्चा बैठा है वही उसका मस्तिष्क भी आ जाएगा, कहीं घूम रहा है मस्तिष्क उसका तो आ जाएगा। इसी को प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं। वो आ जाएगा, अपने पोजीशन ले लेगा, उसका दिमाग जो है पोजीशन ले लेगा कि सर अब इससे आगे कौन सी रोचक बात बतलाएंगे, अब इसके बाद क्या बतलाने जा रहे हैं। वो पूरा उत्सुक होकर के बच्चा शिक्षक की बात को सुनने के लिए अपने को प्रिपेयर कर लेगा। तो इस तरह से शिक्षक को तब आस्ते आस्ते अपने विषय वस्तु पर आना चाहिए। ये पढ़ाई का तरीका इस तरह के जो शिक्षक करते हैं उनके कक्षा में बैठे हुए मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उनकी बातों का अनुसरण करके सब चीज़ सीख जाते हैं, मेरा जहाँ तक विश्वास है। और इसके विषय में मैं एक उदाहरण एक छोटा सा देता हूँ आपको। जैसे देखिए कि आप देखे होंगे गांव मोहल्ला बाजार में कहीं ना कहीं मराठी वाला आता है और पहले डमरू बजाता है, बांसुरी बजाता है या कोई गीत गाता है और या कोई खेल तमाशा छोटा सा दिखाता है और ताकि लोग वहां पहले जमा हो जाए, लोगों को जमा करता है और उनको पूरा माने इमोशनल एक वातावरण वहां पर तैयार कर देता है ताकि लोग हमारी तरफ एट्रैक्ट हो जाए, सारी दुनिया को भूल करके है ना वो हमारी तरफ ध्यान केंद्रित कर दे। तब वो अपना उद्देश्य की प्राप्ति करता है कि और जाता है, जैसे दवाई बेचना है या कोई उसको किताब बेचना है या कुछ करना है, तब वो जा करके अपने मूल उद्देश्य पर आता है और उसकी प्राप्ति भी उसे होती है, सफलता को। तो देखिए पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा चीज है बच्चों को तैयार करने के लिए कि घर से भी अगर अभिभावक गण उस बच्चा के दिमाग में बार बार सुबह से ही बातें भरना चाहिए कि बेटा आपको स्कूल जाना है, देखिए इतना समय हो गया है ना, आपको अब नहाने का समय हो गया, आपको अब होमवर्क करने का समय हो गया, आपको नाश्ता का समय हो गया, आपको स्कूल का ड्रेस अब पहनना चाहिए, समय इतना हो गया, आपको स्कूल जाना चाहिए, अब गाड़ी आने वाली है, चाहे आपको साइकिल से जाना है,
वगैरह वगैरह बातें हैं। कुछ दिन तक जो बच्चे थोड़ा लापरवाही करते हैं पढ़ाई में, या पढ़ाई से जो बच्चे इधर उधर होने लगते हैं, वैसे बच्चों को गार्जियन का थोड़ा कुछ करना पड़ता है। कुछ उनकी भी लायबिलिटी है कि हमारा बच्चा जो है रास्ते पर आ जाए, पढ़ाई से जुड़ जाए। इसके लिए बहुत सारा चीज़ अपने दिमाग में सोच करके, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि अपने बच्चे को अपने उम्र के लिहाज से, अपने नज़र से देखते हैं, अपने स्टैंडर्ड से देखते हैं। तो अभिभावकगण को भी सोचना चाहिए कि आपकी उम्र क्या है। आप 50 वर्ष के हैं, आपका बच्चा 10 साल का है, 5 साल का है, तो उसकी सोच और आपकी सोच में बहुत बड़ी अंतर है। आपका अनुभव इतना लंबा हो गया और उस बच्चा अभी, उसकी दिमाग जो है बिल्कुल कोरा कागज है, सादा है। वो आप जिस चीज़ को समझ रहे हैं उस चीज़ को बच्चा कुछ नहीं समझ रहा। आपका थिंकिंग जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक बच्चा नहीं जा रहा है। ये बात का भी सोचना चाहिए। और बच्चों की बात को समझने के लिए अपना स्मृति को पीछे ले जाना पड़ता है। अगर आपका बच्चा 8 साल का है, 6 साल का है, तो आपको भी अपने 6 बरस की उम्र में अपनी स्मृति को ले जाना होगा उसकी बात को समझने के लिए। तब उसके भावनाओं को आप समझ सकेंगे और सही दिशा निर्देश आप उसको दे सकेंगे। अन्यथा आप जो कुछ भी करेंगे उसका विपरीत परिणाम आएगा। तो इसलिए मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के भावनाओं का भी आप कद्र करें, उनको सोचें, अपने स्मृति को बचपन में ले जा करके सोचें आप कि हम उतना बड़ा थे तो हम क्या क्या करते थे, क्या क्या सोचते थे। उसी तरीके से मेरा बच्चा भी तो सोचता होगा, उसी तरीके से आप उसे ऑपरेट करेंगे तो आपका बच्चा पढ़ाई से जुड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं देहाती एरिया में मेरा विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा विद्यालय है, और मेरे विद्यालय के जितने बच्चे हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आज सरकार जो है बीपीएल के बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, तरह तरह की सुविधाएं दे रही है। हमारे विद्यालय में सारे बच्चे बीपीएल के। तो ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर क्लास से आते हैं, किसान, छोटे छोटे किसानों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाई के मुख्य धारा से जोड़ देना, जहां पर इतना आर्थिक अभाव है, जहां पर इस तरह के सिचुएशन है कि बच्चों को घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है, घर में पढ़ने के लिए बच्चों को जो भी सुविधाएं प्रोवाइड होना चाहिए बच्चों को नहीं हो पाता है, तो उपलब्ध होना चाहिए नहीं हो पाता है। उस विकट परिस्थिति में ऐसे बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में पढ़ा करके उनको शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना भी हम छोटे विद्यालय वालों को भी एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है। इसमें अगर हमारे अभिभावकगण थोड़ा सहयोग न करें तो हम उम्मीद के अनुसार अपने बच्चों में जो विकास की देखना चाहते हैं तो थोड़ा परेशानी होगी। तो देखिए, कुछ बच्चों के भावनाओं को समझना चाहिए, किस तरह से हमारा बच्चा पढ़ाई से जुड़ेगा। इसमें जैसे हमारे अभिभावकगण भी पढ़े लिखे नहीं हैं देहाती क्षेत्र में, तो कुछ अभिभावकगण बच्चा जब कहता है कि पापा मुझे किताब खरीदनी है, हमारे शिक्षक के कक्षा में पूछते हैं किताब के लिए खड़ा कराते हैं, तो अभिभावक क्या कहता है कि अभी किताब ना खरीदाई, है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, अभी चावल खरीदना है, तो कपड़ा खरीदना है, तो ये करना है, तो घर बनवाना है, तो वो करना है। तरह तरह की समस्या वो बच्चा के सामने करता है। बच्चा क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि सबसे जरूरी काम है चावल खरीदना, सबसे जरूरी काम है कपड़ा खरीदना, सबसे जरूरी काम है घर बनवाना, सबसे जरूरी काम है जमीन खरीदना, है ना। पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। जब पैसा इन सब चीजों से बच जाएगा तो किताबें खरीदी जाएगी, कलम खरीदी जाएगी, या स्कूल का फी दिया जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में पढ़ाई का काम।
तो बच्चा भी उसको लास्ट का चीज समझता है, वो एक नंबर पे उसको न करता है। ये बात सोचिए बच्चा के दिमाग पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप तो फट से कह देते हैं कुछ भी। इसी चीज को आपको उसी समय पैसा अगर नहीं देना है बच्चा को कलम खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए, तो आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। उसको प्यार से कहिए कि बेटे है ना, किताब खरीदना तो बहुत जरूरी है, आपके पास किताब न रहेगा तो कैसे पढ़िएगा, हमको तो पता ही नहीं था, आप पहले क्यों नहीं बतलाए। ऐसा करते हैं हम, कल या परसों 2 रोज के अंदर में कहीं से पैसा जुगाड़ करके सबसे पहले किताब आपकी खरीदी जाएगी, उसके बाद दूसरा काम होगा, उसके बाद भले कोई कपड़ा न खरीदाएगा, घर न बनेगा, रोक देंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई पहले होगी। इतना बात आपको कह देने में क्या, सोचिए जरा। तो इतने बात से बच्चा क्या समझेगा, बच्चा समझेगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। हमारे पापा कहता है कोई काम हो या ना हो स्कूल जाओ, कोई काम हो या ना हो पहले किताब पढ़ दो, पहले स्कूल का फीस जमा करो। यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर कोई चीज है वो है स्टडी, पढ़ाई। इस तरह से बच्चा के हृदय में हम पढ़ाई के प्रति ललक जगा सकते हैं, भूख जगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और हमारे सम्मानित अभिभावकगण, आप लोग कृपया हमारे इस अनुभव की बात पर अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर कृपया आप ध्यान दें। और एक बात मैं और चलते चलते मुझे याद आ रही है कि ध्यान केंद्रित करना, ये खास करके मैं अपने बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे। मैं बच्चा लोगों के लिए बतला रहा हूं। आप जब किसी फिल्म को देखते हैं, किसी सीरियल को देखते हैं, तो आप उस समय सारी दुनिया को भूल जाते हैं। आपकी मम्मी कहाँ, पापा कहाँ, भाई कहाँ, बहन कहाँ, आप खाना खाए हैं कि नहीं, कि नहीं खाए हैं, आपको एक थोड़ी देर के बाद कहाँ जाना है ये भी भूल जाते हैं। जितनी देर तक आप देखते रहते हैं टीवी, सीरियल, फिल्म, सब चीज भूल जाते हैं। और जब वो फिल्म बंद हो जाती है, अब उसके बाद 2 रोज के बाद, 4 रोज के बाद, 1 साल के बाद भी अगर उसके विषय में कोई चर्चा करे तो आपको उसमें से बहुत सारा चीज हूबहू उसी तरह याद आता है। उसमें कौन गीत है, उसमें कौन एक्टर है ना, सब चीज आपको याद है। लेकिन कक्षा में भी आप जब बैठ करके पढ़ते हैं, कक्षा में जिस समय आपके शिक्षक आपको पढ़ाते रहते हैं, उस समय भी तो आपका दिमाग, आपका शरीर कक्षा में ही रहता है। जिस तरह से आप टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो उस समय भी आपका शरीर उस फिल्म के सामने, टीवी के सामने बैठा रहता है। पढ़ाई के समय भी कक्षा में आप बैठे रहते हैं, तो फिर क्यों आपको पढ़ाई की, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो पढ़ाई की हर बातें 2 रोज बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं याद रहती? इसके पीछे क्या कारण है, आपने सोचा है? बोलिए, ध्यान ले जाइए अपना, वहां सोचिए, विचारिए कि ऐसा होता है ना कि आप कक्षा में बैठे रहते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, तो कक्षा जब खत्म होती है तो सारी बातें आपको याद नहीं रहती। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म जब खत्म हो जाती है तो सारी बातें आपको याद रहती है। इतना तक कि किस पोजीशन में कौन सा हीरो, कौन सा डायलॉग बोला है, वो सब चीज आपको याद है। लेकिन कौन सा पोजीशन में कौन सी बात आपके शिक्षक कब बोले हैं, किस बिंदु पर बोले हैं, वो बातें आपको हूबहू याद नहीं रहती। इसके पीछे ये कारण है कि आप जिस समय कक्षा में बैठे रहते हैं, उस समय आप अपने दिमाग को चारों तरफ से मोड़ करके एक बिंदु पर ले आकर केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
आप कक्षा में बैठे रहते हुए भी आपका दिमाग चंचल रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी साथी के विषय में, कभी मेला के विषय में, कभी घर के विषय में, कभी कुछ आप सोचते रहते हैं, जिससे आपके दिमाग का जो एकाग्रता है, जो मेडिटेशन जिसको कहते हैं, वो भंग होते रहता है। आप अपने दिमाग को मेडिटेटेड नहीं कर पाते हैं कक्षा में बैठकर। तो बच्चों, आप पे इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं चलते चलते अंत में ये बात बतला देता हूं कि जो बच्चा क्लास में बैठ करके, जो विद्यार्थी क्लास में बैठ करके अपने दिमाग को क्लास में ही, कक्षा में ही मेडिटेटेड कर लेता है, पढ़ाई के समय केंद्रित कर लेता है, एक बिंदु पर ले जाकर उसको दिखा देता है, एक बिंदु पर जहाँ शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, उस बिंदु पर अपने ध्यान को, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को केंद्रित करने की जिसके अंदर क्षमता हो जाती है, प्रैक्टिस कर लेता है, वही बच्चा फर्स्ट होता है, वही बच्चा जिला में टॉप करता है, वही बच्चा बिहार में अपने राज्य में टॉप करता है, वही बच्चा देश में टॉप करता है, वही बच्चा विश्व स्तर पर टॉपर बनता है। और उन्हीं बच्चों का नाम जो है, मैंने इतना ज्यादा उसका कीर्ति जस ऊपर उठता है कि सूरज के जैसा चमकने लगता है, केवल इसी दिमाग का ही खेल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चलते चलते एक बात यही मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि आप ध्यान केंद्रित करने की सीखिए। कला है, कला और कुछ नहीं है। इस कला को आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इस चीज नहीं है, देखते हैं एक नेटुआ जिसको हम लोग कहते हैं, रस्सी पर चल, साइकिल चला देता है रस्सी पर, उसका इतना बड़ा बड़ा लड़की लड़का है ना, वो रस्सी लेकर के बांध देगा दूर जगह, है ना, आप बांध करके उस पर टपर टपर चल। आप भी चल दीजिए, आप भी चल सकते हैं। वो क्यों चल दिया? उसको भी दो पैर है, वो भी एक मानव है, हम भी एक मानव है, आप भी एक मानव है। आप क्यों नहीं चल पाते? हम क्यों नहीं चल पाते? इसलिए नहीं चल पाते हैं कि हम चलने का अभ्यास नहीं किए हैं, और इसलिए चल देता है क्योंकि वह चलने का अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है। उसी तरीके से आप अपने दिमाग को केंद्रित एक बिंदु पर करने के लिए अभ्यास कीजिए। ये एक योगासन है, ये योग करना पड़ता है। इसी योग को करके हमारे बहुत बड़े इस देश के देशभक्त विद्वान और संत विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने इसी योग को करके अपना स्मृति, अपना मेमोरी, स्मरण शक्ति स्ट्रॉन्ग बना लिया था। उनको पूरा प्रैक्टिस हो गया था। वो घंटों घंटों एक बिंदु पर अपने दिमाग को केंद्रित कर देते, एक बिंदु पर वो केंद्रित करने की उनके अंदर क्षमता थी। वो ध्यान मग्न होकर के बैठते थे और एक बिंदु पर अपने दिमाग को ले जाकर के रोक देते थे। आप भी वैसा कर सकते हैं। आप 1 मिनट रोकिए, 1 मिनट, एक किसी भी बिंदु को, किसी चिराग हो, कोई बोर्ड पर कोई आकृति बना लीजिए और बना करके उसको गौर से देखिए और देखकर आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करने के बाद भी वो बिंदु आपको दिखाई पड़ेगा आपके स्मृति में, मस्तिष्क में, और देखिए कि वो बिंदु कितना देर ठहरता है आपके दिमाग में। जितना देर ठहरता है उतनी देर आपको मेडिटेशन में आने की हैबिट हो गई, आदत बन गई। और ये आदत रोज रोज आप बढ़ाते जाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, घंटों घंटों तक आप बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि आप एक जगह 1 घंटा बैठे रहिए, उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर ले। अब देखिए कि उसके बाद अब जितना चीज पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज आपको याद होते चला जाएगा। यही प्रैक्टिस हमारे स्वामी विवेकानंद ने बना लिया था। इसलिए आज हमारे स्वामी विवेकानंद विश्वविख्यात हैं और उनकी स्मरण शक्ति के लिए
स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए हम उनको जानते हैं। तो बच्चों, इन बातों से आपको प्रेरणा मिली होगी और इस पर आप अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके भविष्य में, आपके जीवन में इससे लाभ होगा, इस तरह की मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बच्चों को मेरे हृदय से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हुए